हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमकेएस फिजिक्स क्लासेस। आज हम ग्रेविटेशनल चैप्टर में केपलर्स लॉ को पढ़ेंगे। तो केपलर्स फाउंड इम्पोर्टेंट रेगुलरिटीज इन द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स। द रेगुलरिटीज आर नोन एज केपलर्स थ्री लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। तो केपलर ने सैटेलाइट के रिवॉल्व होने के लिए 3 कंडीशन उन्होंने दी थी। नंबर फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट लॉ, और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ऑल प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन, मतलब जितने भी प्लैनेट हैं सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। और किस ऑर्बिट में? एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में। हैविंग द सन एट वन फोकस ऑफ द ऑर्बिट, जो सन जो होता है ऑर्बिट के फोकस पर सिचुएटेड होता है आपका। इस तरीके से अगर हमारा ये सन है तो जितने भी प्लैनेट होंगे एक एलिप्टिकल पाथ पर रिवॉल्व होंगे, और जो सन जो होता है इस ऑर्बिट के फोकस पर सिचुएटेड होता है। तो देखिए ये जो आपकी है, ये इसको हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, या फिर इस यहाँ से लेके यहाँ तक को बोलेंगे मेजर एक्सिस, जिसके लिए हम क्या ले लेते हैं 2a, ठीक है। ये होती है आपकी सेमी माइनर एक्सिस, और यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो वो क्या हो जाएगी माइनर एक्सिस, जिसके लिए हम लेते हैं हम 2b, ठीक है। अब बात हम करते हैं केपलर सेकंड लॉ। केपलर सेकंड लॉ में क्या बोला गया? प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन विद कांस्टेंट स्पीड। जो प्लैनेट जो होते हैं जो सन के अराउंड मूव होते हैं वो किसके साथ होते हैं? विद कांस्टेंट स्पीड के। प्लैनेट मूव आफ्टर व्हेन इट इज नियर टू सन। अगर प्लैनेट आपका सन के नियरेस्ट है तो उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी? फास्टर। एंड स्लोअर व्हेन इट इज फर्दर फ्रॉम सन। और जैसे जैसे हम सन से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे उसकी स्पीड क्या होती जाएगी? स्लो होती जाएगी। यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारा सन है और ये एलिप्टिकल पाथ पर कोई भी प्लैनेट जो है रिवॉल्व हो रहा है। तो जो सन के पास होगा प्लैनेट, उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी? फास्ट। और जो दूर होगा उसकी स्पीड क्या होगी? स्लो, अगर सन से है। द एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज कांस्टेंट। तो जो प्लैनेट होते हैं उनकी एरियल वेलोसिटी क्या होती है? हमारी कांस्टेंट होती है। अ प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम अराउंड सन। अगर कोई प्लैनेट है सेम टाइम में सेम इक्वल एरिया जो है वो पार करता है या स्वीप करता है। जैसे कि यहाँ से पी से पी डैश पर अगर कोई भी प्लैनेट पहुँचता है तो उसका एरिया इतना बाउंड होगा, ये वाला एरिया। और अगर कोई प्लैनेट यहाँ से यहाँ पहुँचता है तो ये वाला जो एरिया बाउंड एरिया होगा वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा और सेम टाइम के लिए, ठीक है। एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट, वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। अगर यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, यहाँ पर कितनी? v2। तो मैंने ऊपर क्या बताया था, सन के जो पास होगी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा और सन से जो दूर होगा प्लैनेट उसकी वेलोसिटी कम होगी। वही यहाँ रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है, v1 ग्रेटर देन v2। अब इसमें क्या किया गया है? कहा गया है एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट। तो एरियल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? dA/dt, और इसकल टू क्या है? कांस्टेंट। इट स्वीप्स इक्वल आर इन इक्वल टाइम। कहने का मतलब ये जो एरियल स्पीड होगी वो इक्वल टाइम में क्या होगी? इक्वल होगी। इट स्वीप्स इक्वल आर इन इक्वल टाइम। तो a1/t1 इक्वल टू a2/t2 इक्वल टू a3/t3 क्या होगा? हमारा कांस्टेंट होगा। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया क्या है? a1 t1 v1, और यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया बाउंड हो रहा है और जो टाइम है वो कितना है? t2 है। वेलोसिटी यहाँ पर क्या है? v2। तो a2 t2 v2। ऐसे यहाँ पर बाउंड हो रहा है कितना एरिया? a3, और स्पीड कितनी? v3, और टाइम कितना है? t3। तो v1 डज नॉट v2 डज नॉट v3। तो यहाँ जो स्पीड होगी वो इक्वल नहीं होगी। लेकिन हम ये कह सकते हैं यहाँ की स्पीड ज़्यादा होगी, फिर यहाँ की, फिर यहाँ की, ठीक है। v1 ग्रेटर देन v2 ग्रेटर देन v3। तो a1 डज नॉट a2 डज नॉट a3। अगर हम एरिया की बात करते हैं तो ये इक्वल नहीं होंगे। लेकिन एरियल वेलोसिटी क्या होगी? a1/t1 यहाँ के लिए क्या होगी? a2/t2 यहाँ के लिए क्या होगी? a3/t3, और ये आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। हम सेकंड लॉ को प्रूफ कर लेते हैं। ये हमारी क्या है? प्लैनेट है, ठीक है, प्लैनेट है और सन जो है इस एलिप्टिकल पाथ के फोकस पर सिचुएटेड है। तो एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट, dA/dt इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर हम बात करते हैं
यहाँ पर वेलोसिटी क्या है v, और जो ये जो है यहाँ से यहाँ तक की प्लैनेट की और सन की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी r, और ये एंगल कितना है थीटा। तो यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे, देखिए ये जो हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये r की डायरेक्शन है और ये h हाइट पर है, कितने पर है h हाइट पर है, तो इसका जो वो होगा तो कितनी होगी v ds जो टाइम लग रहा है। तो प्लैनेट मूव्स 4 टाइम dt, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लैनेट v dt, कितनी होगी डिस्टेंस v dt। अब इसका एरिया फाइंड कर लो, एरिया फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर बेस हमारा क्या बनेगा, तो एरिया तो डी हो गया और हाफ, और बेस कितना हो जाएगा हमारा, बेस कितना हो जाएगा हमारा आर, बेस हो जाएगा आर, और हाइट कितनी हो जाएगी हमारी वी डी टी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर रखा है साइन 180 माने थीटा क्या होगा एच अपॉन वी डी टी, और एच इक्वल टू क्या हो जाएगा वी डी टी साइन थीटा। अगर हम इस पर टॉर्क की बात करते हैं तो नेट टॉर्क कितना होगा 0, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा कंजर्व हो जाएगा। अगर एफ नॉट 0 है तो इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा वो भी क्या होगा कांस्टेंट, मतलब टॉर्क भी 0 और नेट भी 0 है। तो इन दोनों कंडीशनों में एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व हो जाएगा और लीनियर मोमेंटम भी आपको क्या हो जाएगा कंजर्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डी ए कितना होगा 1/2 आर वी डी साइन थीटा इंटू एम अपॉन एम, मतलब एम और अपॉन एम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, क्या बनेगा 1/2 एम वी आर साइन थीटा डी टी अपॉन एम। अब देखो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। अगर हम देखते हैं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी और जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस की डायरेक्शन किधर होगी इस अलोंग। ठीक है, इस प्लैनेट का मास कितना है m, वेलोसिटी और डिस्टेंस जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है r, उसके बीच एंगल कितना है थीटा। तो क्या होता है एंगुलर मोमेंटम वेक्टर L इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p। तो वेक्टर r क्रॉस p की जगह क्या लिख सकते हैं हम mv इक्वल टू क्या हो जाएगा mv जब क्रॉस खोलेंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा, और ये जो टर्म है वो हमारा क्या रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि ये क्या है एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि इस पर टॉर्क कितना है 0, जब टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा कंजर्व। अब डी ए निकालो, यहाँ से क्या होगा 1/2 आर वी डी टी साइन थीटा हमने फाइंड किया था। अब इसमें m से मल्टीप्लाई कर लो, m से डिवाइड कर लो, तो 1/2 क्या बनेगा एम वी आर साइन थीटा डी थीटा अपॉन एम। अब हम क्या करेंगे डी टी को इस साइड में लाओ, तो क्या होगा डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू, ठीक है, ये क्या बन जाएगा एम वी आर साइन थीटा, एम वी आर साइन थीटा क्या बनेगा एल अपॉन 2m, और ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो सेकंड पार्ट जो है कैपलर्स का क्या हुआ प्रूव होता है, कैपलर्स ने क्या बताया था जो एरियल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है कांस्टेंट, और क्या निकल के आती है एल अपॉन 2m। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, पीरियड किसे बोलते हैं, टाइम ऑफ वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। ठीक है, एनी प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द, क्या हो जाएगा एलिप्टिकल पाथ। कहने का मतलब अगर कोई भी सैटेलाइट है किसी सन के अबाउट एलिप्टिकल पाथ पर मूव कर रही है तो उसका जो टाइम पीरियड होता है, उसका जो स्क्वायर होता है टाइम पीरियड का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ मेजर सेमी एक्सिस के। क्या होता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब, या टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए क्यूब भी लिख सकते हैं अगर हम सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर दो सैटेलाइट है हमारे पास, एक सैटेलाइट P1 है और एक सैटेलाइट P2 है जो सन के अबाउट एलिप्टिकल पाथ पर मूव कर रही है, फर्स्ट की रेडियस कितनी है r1 और सेकंड की कितनी है डिस्टेंस कितनी है r2, तो क्या बनेगा T2 अपॉन T1 का स्क्वायर इक्वल टू r2 अपॉन r1 का क्यूब। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस तरीके से इस फॉर्मूले को प्रूव किया जाए। तो हम देखते हैं ये सन है, ठीक है, जिसका मास कितना ms, और कोई प्लैनेट है इसके रिवॉल्व अराउंड एलिप्टिकल पाथ पर मूव कर रहा है, और सन से प्लैनेट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है r।
अब देखिए इसकी वेलोसिटी इधर v साइड में ये m है। अब इस जो ये किस में मूव कर रहा है, किसी भी ऑर्बिट में मूव करेगा, तो उसके लिए अब इसमें हमने क्या मान लिया है कि जो सन है, सन के अबाउट जो प्लैनेट रिवॉल्व हो रहा है एक ऑर्बिट के फॉर्म में हो रहा है। तो ऑर्बिट फॉर्म में रिवॉल्व होने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की नीड होती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होता है। हम क्या लिखेंगे, लेट अस सपोज प्लैनेट मूव्स इन सर्कल, सर्कल की बात हो रही है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है, mv²/r इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, G m/r²। ms मास ऑफ सन और स्मॉल m प्लैनेट मास। तो यहाँ से v इक्वल टू क्या आएगा हमारा, √GMS/r। अब वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है वो किसके इक्वल होता है, 2πr³ 3/2 √GMS। अब देखो ये टर्म ये है जो टर्म है वो कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, t∝r⁵/3/2। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, t² ∝r³। तो ये थर्ड लॉ यही है, क्या है, द टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट, नहीं ऐसे बोल सकती हो, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन्स। थैंक यू फ्रेंड, वेलकम।